सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है सर। चलिए नमस्कार सर। चलिए सभी को नमस्कार। अभी पिछले 2 दिन से न्यूरोथेरेपी की कुछ बेसिक चीजें जो शुरुआत में हम सभी ने पढ़ी है, परंतु और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करते 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 एक ऐसा समय आता है जब बहुत सी पुरानी चीजें जो आवश्यक है हमारे काम के लिए, धीरे धीरे उन चीज़ों से भी हम दूर हटते जाते हैं, भूलते जाते हैं। तो ऐसे ही पहले सेशन में हमने गुरुजी के विषय में कुछ बात करी, फिर दूसरे सेशन में हमने ये भी बात करी कि न्यूरोथेरेपी क्या है, कैसे कार्य करती है। इसके बाद का अगला पड़ाव आता है कि चलिए न्यूरोथेरेपी के विषय में हमने समझ लिया क्या है, कैसे कार्य करती है, अब हमें करना क्या है। तो सबसे पहले न्यूरोथेरेपी की अगर बात करें तो गुरुजी सिखाया करते थे पेन पॉइंट चेक करना। पेन, PAIN, वो PAN वाला पेन नहीं, PAIN, पेन पॉइंट चेक करना। पेन मतलब दर्द। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, अगर हमारे शरीर में कहीं कुछ दिक्कत आए तो उससे जुड़ी हुई किसी खास एक बिंदु पर दर्द या टाइटनेस आ जाएगा। सर्वप्रथम हम लोग इसी को चेक करते हैं। पेन पॉइंट चेक करने के लिए अभी तक जो विधियां हमारे साथ थी, हम लोग जिसका यूज करते थे, पिछले कई वर्षों के रिसर्च के द्वारा बहुत सारे हमारे वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट लोगों ने इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। उम्मीद करता हूं कि पेन पॉइंट चेक करने का जो डायग्राम होता है वो अवश्य ही सभी के पास होगा। मैं एक बार देखता हूं, मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट हो तो शायद मैं स्क्रीन पे आप लोग को एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं चेक करता हूं। देखता हूं एक बार मिलता है कि नहीं। अभी जो स्क्रीन पे मैं पिक्चर दिखा रहा था वो आप सभी को दिख रहा था? हेलो हाँ हेलो। हाँ जी सर, जो मैं अभी स्क्रीन पे पिक्चर दिखा रहा था वो आप सभी को दिख रहा था? हेलो अनिल जी, कोई एक व्यक्ति अनम्यूट हो जाइए। हेलो नमस्कार सर। जी, अभी मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा था पिक्चर वो दिख रहा था? जी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा नहीं दिख रहा था। क्या हुआ? नहीं दिख रहा था। दिख रहा था सर, दिख रहा था पूरा। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताता हूँ। चलिए, वैसे भी ये फोटोग्राफ मैं आप लोगों को सभी को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो ये पेन पॉइंट मैंने बताया इसलिए कि कुछ लोग जो नए हैं, अभी न्यूरोथेरेपी सीख रहे हैं, उनको भी ये जानना जरूरी है
साथ ही साथ इसमें कुछ जो ऐड किए गए हैं, कुछ जो चेंजेस किए गए हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर करा। तो अभी इससे जुड़ा हुआ कोई अगर क्वेरी मन में आ रहा होगा तो पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ जी अनिल जी बोलिए। दो क्वेरी है मेरी। एक तो लीवर जीरो म्यूकस जीरो चेक तो करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है ये अभी तक थोड़ा डाउटफुल है। अब बहुत लोगों को में तो पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं चलता। क्यों? एक तो उनका मोटापा होता है, मोटापे वालों को तो पता नहीं चलता, आगे पीछे मोटापा पड़ा हुआ है, उंगलियों से भी वो बहुत कम रिस्पांस मिलता है। सही बात है। और तीसरा मतलब एक चीज और थी कि अपेंडिक्स वाले अभी तक वैसे तो कोई पेशेंट आया नहीं, लेकिन अगर आए तो वो थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि अभी तक कोई पेशेंट आया ही नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अपेंडिक्स का ही पेन है या उसके आसपास का कोई और पेन है? नहीं देखिए, अभी तो जब तक अपेंडिसाइटिस का कोई पेशेंट आता नहीं है आप चेक कैसे करोगे? ठीक है। हाँ, लेकिन जब भी कोई पेशेंट आता है आपके पास, या किस सभी के लिए बता रहा हूँ, किसी के पास भी कोई अपेंडिसाइटिस का पेशेंट आता है तो उसको राइट साइड जो लास्ट वाला फर्स्ट नंबर पॉइंट है उस पे एक बार प्रेस कीजिए। वहां पे टाइटनेस या बहुत ज्यादा दर्द उस मरीज को होगा। क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ मैं या एक दो लोगों ने नहीं, सैकड़ों लोगों ने कम से कम इसको देखा है, उसके बाद ही ये चीजें डिसाइड की गई है कि हाँ अपेंडिसाइटिस का दर्द वहां पे हो सकता है। ठीक है। दूसरा चीज जो लीवर जीरो म्यूकस जीरो चेक करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो सही बात है, जो बहुत ज्यादा फैटी है उनको चेक करने में तो दिक्कत है, और उसके लिए कोई उपाय नहीं है, बस प्रैक्टिस 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 करेंगे तो उसके द्वारा ही धीरे धीरे परफेक्ट बनेंगे। हाँ, जो एग्जैक्ट लोकेशन है इसको लेकर के बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, हमारी रिब्स जो होती है ना, जो सबसे लास्ट वाली रिब होती है, एकदम सबसे लास्ट वाली, वो स्पाइन के साथ जहां पे टच रहती है उसके नीचे, ठीक नीचे जो मांस का एरिया है, उधर बोन नहीं है, वहां पे हमें चेक करना होता है। अब कितना दूर, स्पाइन से कितनी दूरी पे चेक करना है? तो जो व्यक्ति है जिसका हम चेक कर रहे हैं, उनकी 4 उंगलियां जितनी, मतलब जितने सेंटीमीटर की होंगी, 4 उंगली को एक साथ रखेंगे तो 4 उंगल की दूरी पे, अपने हाथ से नहीं, आप अपने हाथ से रखेंगे तो एक मोटे इंसान में अलग लोकेशन आ जाएगा, पतले इंसान में अलग लोकेशन आ जाएगा, बच्चे में अलग लोकेशन आ जाएगा। जिस व्यक्ति का चेक करना है उनकी खुद की 4 उंगलियों से, स्पाइन से कितनी दूर पे चेक करना है? 4 उंगली की दूरी पे, लेकिन उसी व्यक्ति की उंगलियों से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बताइए। सर किसी स्पाइन मैंने देखी है चौड़ाई ज्यादा होती है, किसी कम होती है। स्पाइन की देखो, बॉडी के हिसाब से स्पाइन की सबकी उतनी होती है। किसी की लग रही है कि स्पाइन की चौड़ाई ज़्यादा है तो या तो स्पाइन के बगल के मसल्स स्टिफ हैं, टाइट हो गए हैं, या उधर कैल्सिफिकेशन हुआ है, कुछ तो हुआ है। क्योंकि बीएमआई के हिसाब से सबका स्पाइन का जो चौड़ाई होता है वो फिक्स होता है, मतलब उस व्यक्ति के शरीर के हिसाब से उसकी चौड़ाई परफेक्ट है। हाँ, डेंसिटी भले कम हो सकता है, अंदर से हड्डी खोखला होगा, लेकिन चौड़ाई उतनी ही रहेगी। उससे अगर ज़्यादा महसूस हो रहा है तो आइदर ये मसल स्टिफनेस है या फिर कैल्सिफिकेशन है। और एक चीज और देखी थी, जब आरोग्य पीठ में हम सीख रहे थे, मैं सीख रहा था, लीवर जीरो म्यूकस जीरो का पॉइंट थोड़ा ऊपर बताया था, जहाँ पे महिलाएं वो बांधती हैं। नहीं, उतना ऊपर देखिए, एक्चुअली क्या है, किडनी जो होता है हमारा, ये लगभग 1.5-2 सेंटीमीटर लंबा होता है, उससे भी ज्यादा। ठीक है। तो हम जो रिब खत्म हो रही है लास्ट स्पाइन के साथ जो टच हो रही है T12 पे जाके, T12 से ऊपर भी किडनी है, वो लगभग T9 T8 से ही शुरू हो जाती है, लेकिन वहां पे हड्डी है ना, तो वहां पे हम कैसे चुभाएंगे? वो किडनी तक हमारी उंगली पहुंचेगी ही नहीं। हमारी किडनी जो होती है, आप मान के चलो T9 T10 से शुरू करके और L2 तक लगभग होती है।
5 वर्टेब्रे के बराबर होता है हमारा किडनी, इतना छोटा सा थोड़े होता है। तो जहाँ पे बोनी हड्डी है वहां पे हम कैसे चेक करेंगे? तो जहाँ पे हड्डी खत्म होती है ठीक उसके नीचे चेक करना है। तो मैंने सर वो तो पता है, लेकिन जहाँ आपकी आवाज कट कट के आ रही है। तो वहां पे मेरे को कंफ्यूजन हो गई कि कौन चेक कर। नहीं देखो, कोई भी चीज हड्डियों पे तो चेक नहीं कर सकते हैं जहाँ पे बोन लास्ट बोन है खत्म हो रही है उसके बाद ही चेक करना है। या कोई और पॉइंट भी है वो? देखो इसका एसिड अल्कलाइन का तो हम लोग 4th फिंगर में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 4th फिंगर वाला सही से ये एसिड अल्कलाइन नहीं बताता है। फिंगर वाला आप चेक करोगे तो मैक्सिमम जगह बताएगा ना कि दोनों फिंगर में अगर समान पेन है, दर्द एक बराबर है या दर्द नहीं है तो इसका मतलब अर्थराइटिस है। दोनों बराबर है मतलब अर्थराइटिस है, लेकिन जरूरी नहीं, आप चेक करोगे ना तो बहुत सारे लोगों का बराबर मिलेगा लेकिन उनको अर्थराइटिस नहीं है। तो ये फिंगर वाले जो पॉइंट्स होते हैं उतने रिलायबल नहीं है। फिर भी अब जहाँ पे लीवर जीरो म्यूकोस जीरो हम बिल्कुल अब पता है कि अब चेक नहीं कर पाएंगे तो उसकी जगह पे हम लोग ये फिंगर का यूज कर लेते हैं। और मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मेरे को तो उससे भी नहीं समझ में आता तो मैं सीधा लेटा करके एक बार एसिड पॉइंट देता हूँ दबा के, एक बार अल्कलाइन पॉइंट देता हूँ दबा के, पूछ लेता हूँ किस में ज़्यादा दर्द है। सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं। अपन को पता है एसिड बढ़ा हुआ है तो एसिड पॉइंट देते समय हल्का दर्द होगा, अल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो अल्कलाइन देते समय दर्द होगा, तो दोनों दे के ही चेक कर लेते हैं और इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने दिया तो दोनों एक एक बार, तो इससे ये नहीं है कि एसिड बढ़ गया या अल्कलाइन बढ़ गया। तो ये मेरे हिसाब से ये सबसे आसान तरीका मैं यूज करता हूँ। हालांकि मैं किसी को बोलता नहीं हूँ कि ऑथेंटिक है आप ऐसा ही चेक करो, बट कई बार मैंने ऐसा यूज किया है। ठीक है सर एक क्वेश्चन और था, कई लोगों को एल्सिड अल्काइन दोनों बैलेंस होते हैं, मतलब दर्द नहीं होता है जी, फिर भी जो उनकी डिजीज है वो एसिडिक है, मतलब जैसे हर्निया है, कॉन्स्टिपेशन है, उनको ये सारी प्रॉब्लम है। देखो अब एक चीज समझना ध्यान से, अगर किसी को अस्थमा है तो हम ये मानते हैं ना एसिडोसिस की बीमारी है। अब हम देखेंगे म्यूकोस जीरो में दर्द है ही नहीं, एसिड नहीं बढ़ा हुआ है, तो ये समझाने के लिए लिखा गया है कि एसिडोसिस की बीमारी है। बट अस्थमा सिर्फ एसिडोसिस नहीं है, ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर भी है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी है। अगर वही कार्डियक अस्थमा रहता है तो ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर भी है। अभी कॉन्स्टिपेशन किसी को हो रहा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ यही कि भाई उसका एसिड ही बढ़ा हुआ है ना, हो सकता है उसके बॉडी में एल्कलाइन की कमी हो। एल्कलाइन कम रहेगा तो जितना वाटर एब्जॉर्ब होना चाहिए उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगेगा। शरीर में पानी ज़्यादा रहेगा तो अल्कलाइन रहेगी बॉडी, पानी कम हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगी। तो अगर बॉडी में अल्कलाइन कम है तो बॉडी उस अल्कलाइन की पूर्ति के लिए जो खाना पचने के बाद बड़ी आंत में गया असेंडिंग कॉलोन में, वहाँ से वो ज़्यादा मात्रा में पानी सूखने लगेगी तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। हम चेक करेंगे अरे बाबा इसको तो म्यूकोस जीरो में दर्द नहीं, हम सोचते हैं एसिड नहीं बढ़ा हुआ है। सही बात है, एसिड नहीं बढ़ा हुआ, अल्कलाइन कम हो गया है। या हो सकता है वो बंदा पानी ही कम पी रहा है तो भी हो सकता है उसका एसिड अल्कलाइन दोनों बराबर रहेगा, फिर भी उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। अब कोई बच्चा है या कोई मान लो कोई लेडी है हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, उसको भी कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन चेक कर रहे हैं तो म्यूकोस जीरो में दर्द नहीं है, तो ये एसिडोसिस के कारण उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ है, ये T3 T4 के लफड़े के कारण उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, मेटाबॉलिज्म उसका स्लो हो गया है। तो हर एक बीमारी कई सारी कारणों से होती है। अब आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा बहुत सारे सेशन में, पहले हम लोग कहा करते थे कि डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज के सेल्स को मारने लगता है। बाद में पता चला नहीं रे बाबा, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ केस में ऐसा होता है। तो बाकियों के साथ क्या होता है ये खोज किया गया, तब बाद में पता चला नहीं नहीं नहीं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है।
तो कहने का मतलब कि हर एक बीमारी कई सारे ग्रुप्स में बिलोंग कर सकती है, तो सिर्फ एक नज़रिया बना के चलना। यही तो मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूरोथेरेपी पढ़ना, सीखना और करना तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। पढ़ते हम उतना ही है जितना किताबों में लिखा गया है, सीखते हम उतना है जितना हमें बताया गया है, और जब हम करते हैं तो ये पढ़ने और सीखने से भी कहीं ज़्यादा हमें करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। और सर एक चीज, हाँ बताइए सर अगर जैसे ऐसी कंडीशन है जिसका लीवर जीरो म्यूकस जीरो में कहीं पेन नहीं है, हाँ तो और हमको कंफर्म है कि जो है जो बीमारी है वो एसिडिक है, हाँ, तो वहां पर एसिड ट्रीटमेंट में कोई फायदा तो है नहीं, है ना? एसिड ट्रीटमेंट से भी फायदा है, लेकिन सिर्फ एसिड ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होगा। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दिया ना मैंने, किसी को अस्थमाई है, आपने चेक करा कि उसको म्यूकस जीरो में पेन नहीं है, फिर भी हम उनको एसिड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, फायदा करेगा। लेकिन सिर्फ एसिड ट्रीटमेंट देंगे तो फायदा नहीं करेगा। अभी पता है वो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, तो हमें एंटी इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट या इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट फार्मूला भी देना पड़ेगा। हमें पता है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो हमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। हाँ, ये सब के साथ एसिड ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका फ़ायदा होगा। सिर्फ एसिड फार्मूला दे देने से उससे फ़ायदा होगा तो नहीं होगा। नहीं, कहने का मतलब सर ये है कि जैसे अगर उसके एसिड म्यूकस जीरो में पेन नहीं है, तो अगर हम एसिड ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो उसका कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? या देना चाहिए बीच में एक बार? देना चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। चलते चलते एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जल्दी ही आयुष्मान भवा का हम लोग वेबसाइट भी तैयार कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट के लिए मुझे आप लोगों के कुछ प्रोमोशनल वीडियोस चाहिए थे। जैसे आप में से अधिकतर लोग हैं जो पिछले 2 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल से न्यूरोथेरेपी में हैं, तो जैसे छोटा सा वीडियो एक बनाना, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर, जिसमें अपना नाम, कहाँ से आप हैं या कहाँ न्यूरोथेरेपी आप करते हैं, और पिछले 1 साल से या 2 साल से आप आयुष्मान भवा के साथ या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इससे पिछले 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, जितना भी समय है, इतने दिन का आपका अनुभव कैसा रहा, इस चीज़ का हो सके तो एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोग मुझे प्रेषित करेंगे, भेजेंगे, तो फिर आप लोगों की अनुमति से अगर वो वीडियो अच्छा रहा तो उसकी आप लोगों की अनुमति अगर मिलती है तो हम लोग उसको वेबसाइट पे भी अपलोड करेंगे। और इसके साथ साथ ही पूरे भारतवर्ष में जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु हैं, ये काफ़ी समय से एक बात चल रही थी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक जैसा टेलीफोन डायरेक्टरी पहले होता था, वैसे ही न्यूरोथेरेपिस्ट डायरेक्टरी एक बनाई जाए। बहुत सारे लोगों ने बनाया, लेकिन फिर भी वही होता है कि जो मेरे ग्रुप के हैं मैं सिर्फ उनका ही नाम रखूँगा, बाकी लोगों का नाम नहीं डालूँगा। तो इस तरह आप लोगों को पता भी होगा कि ग्रुप भी आजकल न्यूरोथेरेपी के 15-18 ग्रुप है, सभी अपनी अपनी डायरेक्टरी बनाते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी अपनी डायरेक्टरी बनाते हैं। तो हमने ये फैसला किया कि भाई हम भी एक प्रयास करते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि कौन किस ग्रुप के हैं, जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट हमारी जानकारी में हैं, हम उन सभी का नाम डायरेक्टरी में ऐड करेंगे। तो अभी प्रारंभिक तौर पे हमने 23 अगस्त गुरु जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमने सोचा है कि ये एक कम से कम स्टार्टिंग तौर पर दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, इन तीनों राज्यों के जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट से संपर्क किया जा सकता है, या जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट लोगों की डिटेल्स मिल सकते हैं। डिटेल्स मतलब क्या चाहिए? नाम, शहर, किस शहर में वो रहते हैं या हैं, और उनका कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर। उस डायरेक्टरी में ये तीनों चीज़ें रहेंगी। इससे क्या होगा, कहीं का भी कोई मरीज है तो वो आसानी से अपने नज़दीकी न्यूरोथेरेपिस्ट तक पहुंच सकता है।
तो इसके लिए अपने पास 15 अगस्त तक का समय है। 15 अगस्त के पहले पहले यदि आप दिल्ली से या हरियाणा से या राजस्थान से हैं तो अपना नाम और शहर साथ में कॉन्टेक्ट नंबर, ये 3 चीज़ें आप लोग चेतन जी के पास, चेतन शर्मा जी हैं दौसा के, उनके पास सबमिट करा दीजिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द 23 अगस्त को ये डायरेक्टरी के पहले चरण को सबके साथ शेयर कर सकें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो पॉइंट से जुड़ा हुआ सेशन था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। 2 चीज़ें मैंने बताई। जी अधिकारी जी बताइए। सर जैसे ये है ना MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हाँ, तो इसको बनने में भी कम से कम 10-12 साल लगे थे जब शुरुआत में बनी थी। जी जी। तो हम ऐसे कोई NCI न्यूरोथेरेपी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रयास तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन एक्चुअली क्या है, अब इतने कटु वचन बोलना तो मैं नहीं चाहता, लेकिन अब क्या है कि गुरुजी ने जब न्यूरोथेरेपी सिखाने का शुरुआत किया ना, तो उन्होंने कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं सेट किया था भाई, जो भी जाता था उसको वो सिखाते थे। अभी पुराने न्यूरोथेरेपिस्ट में आप देखोगे तो कोई MBA पास भी है, कोई 10वीं पास भी है और कोई 5वीं पास भी है। तो जाहिर सी बात है, अच्छा मैक्सिमम लोगों की तादाद ऐसी है जो 10th या 10th से कम है। तो जाहिर सी बात है कि एक जगह पे जब 3 स्टेज के लोग हैं तो तीनों की सोच, तीनों के सोचने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। और इस कारण से हमारे न्यूरोथेरेपी में ईगो क्लैश बहुत है। मतलब सभी का मानना है कि मैं सही हूं, बाकी सारे गलत हैं। तो इस तरह बहुत सारे प्रयास हुए, बने भी काउंसिल, RTI का अलग बना, एकेडमी का अलग बना, अनूप प्रजापति जी ने अलग बनाया, आरोग्य पीठ ने अलग बनाया, राम अवतार जी ने अलग बनाया, सभी ने अपना अलग अलग बनाया। और हाँ, साथ में साथ ये भी नियम रहता है कि एक ग्रुप का बंदा दूसरे ग्रुप में एंटर नहीं हो सकता है, उसको दूसरे ग्रुप में एंटर होने के लिए पहला ग्रुप छोड़ना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं, जैसे वो शीत युद्ध चल रहा था ना, पहली दुनिया दूसरी दुनिया, तो भारत से पूछा गया आप कौन सी दुनिया में हो भाई, तो नेहरू जी ने कहा मैं किसी भी दुनिया में नहीं हूँ, मैं तीसरी दुनिया में हूँ, गुट निरपेक्ष, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा। तो लगभग थोड़ी बहुत मेरी भी सिचुएशन वैसे ही है। बट हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी भी गुट में नहीं जाऊँगा। मैंने कहा कि भाई मैं तो सारे गुटों में जाऊँगा, और मैं जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, जब जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है जाता हूँ। खैर छोड़िए, क्या हुआ इतिहास को भूलते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। आगे हमें जो करना है उस पर ध्यान कंसंट्रेट करते हैं। जो 2 चीज़ें मैंने बताई, अगर हो सके तो 1-1.5-2 मिनट का फीडबैक वीडियो बना करके मुझे सेंड कीजिए, और अपना नाम, शहर और कॉन्टेक्ट नंबर चेतन जी के पास भेज दीजिए। चलिए, हमारा समय भी हो गया है, 1 मिनट बाकी है। ये जो पेन पॉइंट का भी मैंने चित्र दिखाई है, ये आप सबको सेंड भी कर दूंगा। इसको थोड़ा सा देखता हूँ और मॉडिफाई करने के लिए मैं बना करके इसको सेंड करूँगा। इसके हिसाब से मरीजों के पेन पॉइंट चेक कीजिए। मेरे को लगता है कि हमारे जो उपचार की तीव्रता है, जो उसकी धार है, वो और भी पैनी हो जाएगी। मिलेंगे कल फिर ऐसे ही डिप्लोमा सेशन की छोटी छोटी बातों को लेकर के। जैसे आज हमने पेन पॉइंट के विषय में चर्चा करी, कल कुछ और पॉइंट्स के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे फिर कल 10 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।